आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द ह्यूमन राइट्स कमीशन. सो वील सी थ्री सब टॉपिक्स हियर: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड द ह्यूमन राइट्स कोर्ट. ठीक है, शुरुआत करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, कैसे बनी, किस लेजिस्लेशन के विद इन बनी, क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल है, क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे अपॉइंट होती है. सो वील सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द मिशन ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स. तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो कमीशन है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक स्टैट्यूट द्वारा इसका गठन किया गया था. अच्छा, इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था, मिशन क्या था? सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड विद द मिशन ऑफ प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स. इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन करना, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना. राइट. सो what we learned here, that it is a statutory body of government of India. It aims towards the promotion and protection of the human rights. It was established in 1993. The specific date is 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Act. तो दो बातें पता चली. ये कमीशन सेटअप हुई, इस्टेब्लिश हुई 12 अक्टूबर 1993 में. सो दिस डेट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर 12 अक्टूबर 1993. ये मान लो आपकी कोई फ्रेंड का बर्थ हुआ था इस दिन. सो दैट वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 12 अक्टूबर 1993. अच्छा, ये किस लेजिस्लेशन के अंदर स्टेब्लिश हुई थी? सो दैट वाज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट. ठीक है, याद रखना 1993 में ये एक्ट आपका पास हुआ था. इसके बाद ये अमेंड हुआ था 2006 में. द एक्ट डिफाइंड ह्यूमन राइट्स इन सेक्शन 2D. अब इस एक्ट के सेक्शन 2D में ह्यूमन राइट्स एक्सप्लेन है. क्योंकि हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो इट इज़ मस्ट टू फर्स्ट डिस्कस कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है स्पेसिफिकली इस लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग. सो 2D के अकॉर्डिंग द राइट्स रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स विच आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. तो ये वो राइट्स हैं जो कि रिलेटेड होते हैं विद द इंडिविजुअल्स लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड हिज डिग्निटी. राइट, जो कि गारंटी किए जाते हैं बाय द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इम्बॉडीड हैं in various international covenants and treaties and they are enforceable by the courts of India. ठीक है ना. सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर. और ह्यूमन राइट्स की मीनिंग, डेफिनेशन का एक एक्सटेंसिव एंड वंडरफुल लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, जो ह्यूमन राइट्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, दैट आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल पार्ट होते हैं सोसाइटी के. वी कैन नॉट डिटैच देम. दिस इज because there is a human being, so there is a human right. Because there is a human being, there is a human right. Human right are the basic right जो कि एक individual as soon as it births or since its birth acquire करता है. Right. So here in India the human rights are watched by the National Human Rights Commission. इंडिया में जो प्राइमरी बॉडी है of controlling, promoting and protection of the human rights, so that is the National Human Rights Commission. So I hope यहाँ तक you'll get a better idea or a gist of what is National Human Rights Commission, when did it establish, and what is its role, what are human rights. Further, National Human Rights Commission was established in compliance with. So this particular point is basically giving you an idea of the history, or we can say the reference that we have taken while establishing such commission in India. तो इसका जो एक तरीके से idea है that we have taken from the Paris Principles of Human Rights 1991, which were adopted for promotion and protection of human rights and were endorsed by United Nations at its General Assembly of 1993. तो 1993 में United Nations through General Assembly इस प्रिंसिपल को, द पेरिस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया था. तो प्राइमरी मोटिव वही था, फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. तो कहीं ना कहीं उससे ही वी हैव जनरेटेड और अडॉप्टेड दिस आइडिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग द कमीशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स. क्लियर. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? सो इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है ना. तो डू रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल. फर्दर, चैप्टर 2 to 4 ऑफ द एक्ट, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, डील्स विद द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. तो अगर हम लोग एक्ट की बात करें जो अभी हमने बात किया, तो उसमें स्पेसिफिकली चैप्टर 2, 3 और 4
ये 3 चैप्टर बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, राइट। चलिए ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ वील सी द सब हेडिंग्स हियर। पहला है कि इस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, व्हाट इज द होल कॉम्पोजिशन। सो सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, दैट लेज डाउन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी विच इज नोन एज NHRC, ठीक है। सो जो पावर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग दिस बॉडी दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने इनिशियली बोला था दैट दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करती है NHRC को। नाउ NHRC इज कम्पोज ऑफ, ध्यान से सुनना, NHRC इज कम्पोज ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 अदर मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 9 मेंबर हो गए। एक चेयरपर्सन है और एक आपके 8 अदर मेंबर्स हैं, जिसमें से 8 में से बात करें तो 4 आपके फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। अब डीम्ड मेंबर का क्या सीन है, ये वो मेंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी किसी और पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑलरेडी द ऑफिसर्स ऑफ सम ऑफ द अदर डेजिग्नेटेड ऑफिस एंड बाय देयर वेरी post or by their very designation they are also been the part of this NHRC composition, clear। चलो अभी आगे बताऊंगी ना डीम मेंबर्स की क्या क्या कैटेगरीज है या व्हाट आर द पीपल इंक्लूडेड, तो आपको और क्लैरिटी होगी। चेयरपर्सन कौन होता है, सो द रिटायर्ड CJI विल बी द चेयरपर्सन, ये याद रखना, द रिटायर्ड CJI इज द चेयरपर्सन। अब आउट ऑफ दीज 4 मेंबर्स जो कि फुल टाइम मेंबर्स हैं उनकी बात करते हैं पहले। मेंबर 1 इज द वन हु इज और हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक मेंबर NHRC के वो होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज या तो करंटली हैं या फिर ही हैज़ सर्व्ड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट, ठीक है। मेंबर 2 इज द वन हु इज और हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो मेंबर 2 वो होंगे जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आइदर ही इज़ करंटली और ही हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो बाकी के 2 मेंबर्स हैं दे आर द कैंडिडेट्स विद नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये वो लोग हैं जिनके पास ह्यूमन राइट मैटर्स से रिलेटेड एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एंड नॉलेज है। सो दीज आर दोज 2 कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं 4 डीम्ड मेंबर्स के बारे में। देखो यहाँ लिखा है डीम्ड मेंबर्स आर द ex officio members, means they are already the chairpersons or they are already the officers of some or the other designations. So here हमारे जो current में 4 deemed members हैं, so they are chairperson of the following national commissions। पहला नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन होंगे वो बाय देयर वेरी डेजिग्नेशन दे आर ऑल्सो द मेंबर डीम्ड मेंबर ऑफ द NHRC। Similarly, the National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and the National Commission for the Women's, ठीक है। तो इन 4 कमीशंस के जो चेयरपर्सन होंगे दे शैल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और डीम्ड मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को कॉम्पोजिशन का अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। नाउ हाउ दे अगेन अपॉइंटेड, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या है। सो अ सिलेक्शन कमिटी विल रिकमेंड द कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट। एक सिलेक्शन कमिटी बिठाई जाती है, ठीक है, अपॉइंट की जाती है, वो रिकमेंड करती है कि हु आर द कैंडिडेट्स विल बी द मेंबर्स ऑफ द NHRC। और किसको रिकमेंडेशन किया जाता है, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखो 3 फैक्ट्स है, सेलेक्ट कमिटी होती है, इट रिकमेंड्स द कैंडिडेट्स नेम टू द प्रेसिडेंट। अब सेलेक्ट कमिटी में कौन कौन होते हैं, सो इट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। सो दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट अ सेलेक्ट कमिटी हु रिकमेंड्स द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द NHRC टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द यूनियन होम मिनिस्टर। अपार्ट फ्रॉम देम देयर आर 2 मोर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे स्पीकर हो गए लोकसभा के वैसे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेलेक्ट कमिटी। तो ये 5 लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेलेक्ट कमिटी। PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोथ हाउस एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया गाइज आपका कॉम्पोजिशन, कौन कौन लोग होते हैं और उनका अपॉइंटमेंट किस प्रोसीजर के थ्रू होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टर्म के बारे में। सो सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट provides the term for the office of chairperson and the members of NHRC। सेक्शन 6 बात करता है चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स के टर्म के बारे में। सो द चेयरपर्सन कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और until he reaches 70 years of age, whichever is earlier। सो चेयरपर्सन होल्ड करते हैं 5 साल के लिए या फिर 70 years की एज तक, so जो भी पहले अटेन होता है, सो बाय दैट नंबर ऑफ ईयर्स और बाय दैट एज ही हैज़ टू लीव हिज पोजिशन, राइट।
द मेंबर्स दैट आर अपॉइंटेड कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और जो बाकी मेंबर्स हैं चेयरपर्सन के अलावा, द रेस्ट 8 मेंबर्स, उनका टेन्योर रहता है 5 साल का. ठीक है ना. These members are also eligible for reappointment for another term, but they shall cease to hold office after the attainment of 70 years of age. तो देखो यहाँ पे एक बात जानने की है कि चेयरपर्सन का आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, बट जो बाकी 8 मेंबर्स है दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर अनदर टर्म. बट कंडीशन ये है कि बाय द टाइम दे अटेन द एज ऑफ 70 years दे विल गेट रिटायर्ड. ठीक है ना. तो 70 years की एज के बाद दे शैल सीज टू होल्ड दैट ऑफिस, लेकिन हाँ दे अलाउड टू हैव द रीअपॉइंटमेंट फॉर दैट अनदर टर्म. तो ये हो गया आपका टर्म का सीन, दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट. फर्दर रिमूवल कैसे होता है इन मेंबर्स का रिमूवल. सो सेक्शन 5 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स. सेक्शन 5 बात करता है रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द मेंबर्स के बारे में. सो रेजिग्नेशन, the chairperson or other members may in writing submit his or her resignation to the president of India. So chairperson और बाकी members जो हैं in writing resignation दे सकते हैं, submit कर सकते हैं to the president of India. और removal की बात करें, so there are 5 grounds on which the president may remove the chairperson or any other member from his office. 5 की ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है ही इज़ एम्पावर्ड टू रिमूव द चेयरपर्सन और द मेंबर ऑफ NHRC. वो कौन कौन से 5 ग्राउंड्स है. पहला है इफ़ दैट पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. ठीक है, अगर ये पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं सो ही विल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस. सेकेंड, इफ़ ही इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी अदर पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस. मतलब जब वो ऑन ड्यूटी हैं, जो वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उसी दौरान वो किसी और अदर पेड एम्प्लॉयमेंट में अपनी आउटसाइड ड्यूटीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो प्रेसिडेंट में रिमूव हिम. इन थर्ड, if he is unfit to continue because of infirmity of either mind or body. तो कहीं ना कहीं ड्यू टू सर्टेन मेडिकल इश्यूज, infirmity of mind or body, अगर ऐसा लगता है कि he is unfit to continue his office or his job, so he may be removed by president. Next, if the person is of unsound mind as declared by the competent court, अगर competent court ही declare कर देती है that the person is of unsound mind, ठीक है, so then he can be removed. And the last ground is if that person has been declared as guilty of a criminal offence and is sentenced to imprisonment, right? So अगर हमारे किसी कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको डिक्लेयर किया है उस पर्सन को एज अ गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस और उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा भी सुनाई गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे पर्सन को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस, राइट? सो दीज वर द मेन ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल ऑफ द मेंबर और द चेयरपर्सन ऑफ NHRC, राइट? ओके, नेक्स्ट नाउ वील सी द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ NHRC. तो NHRC के क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं. सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट बात करता है उनके बारे में. पहला है इट कैन इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया आइदर सुओ मोटो और आफ्टर रिसीविंग अ पेटिशन. तो NHRC जो है वो कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड है उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है. इट हैज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. वो खुद से भी ले सकती है एक्शन, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है, या अगर कोई पेटिशन रिसीव हुई है तो उसके बिहाफ पे भी इट कैन इन्वेस्टिगेट. सेकेंड, इट कैन इंटरफेयर इन एनी जुडिशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसके अलावा मतलब कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है एंड उसमें इट इन्वॉल्व्स द एलिगेशन ऑफ certain violation of human rights के violation से related the cases, so in that case also NHRC can interfere. It is empowered to do so. Next, it can review the provisions of constitution that safeguard human rights and can suggest necessary measures. तो NHRC जो है वो constitution के provisions को स्पेसिफिकली जो कि ह्यूमन राइट सेफगार्ड के बारे में है उनको रिव्यू कर सकती है, प्लस सजेशंस भी दे सकती है फॉर द नेसेसरी मेजर्स नीड टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ओके, नेक्स्ट, it can visit any prison or any institute under the control of state government to observe the living conditions of inmates and can make necessary recommendations.
NHRC जो है प्रिजन विजिट्स कर सकती है, जेल में जा सकती है, वहाँ की स्थितियाँ देख सकती है, कंडीशंस में, जैसे वहाँ के जो भी इनमेट्स रह रहे हैं, ठीक है, जो भी उसके अंदर बंधक है, और स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली दोज प्रिजन और इंस्टीट्यूट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उनकी लिविंग कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए। एंड रिकमेंडेशंस भी सर यहाँ पे NHRC देती है कि कैसे हाउ द लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल दोज इनमेट्स कैन बी इम्प्रूवाइज। नेक्स्ट, it can research in the field of human rights. It is also promoted by NHRC. तो NHRC ह्यूमन राइट्स की फील्ड में रिसर्च को भी प्रमोट करती है और उस पर काम करती है रेगुलरली। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर प्रमोटेड बाय NHRC. NHRC ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम करती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कैंपेन्स होल्ड किए जाते हैं, रिसर्च पेपर्स रिलीज़ किए जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसके अलावा इंटर्नशिप्स होल्ड की जाती हैं, लिटरेरी प्रोग्राम्स बेसिकली होल्ड किए जाते हैं फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो जानते हैं जनरली ह्यूमन राइट्स हमारे क्या है, और वी नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर दैम. सो NHRC प्लेज एन प्रोएक्टिव रोल इन दैट केस, राइट. नेक्स्ट, it shall study the treaties and other international instrument on human rights and make the recommendations for their effective implementation. इसके अलावा NHRC जो है बहुत सारी जो भी treaties related to human rights हैं, international treaties, national treaties, उनको study करती है, ठीक है. बाकी जितने भी और covenants हो गए, बाकी जितने भी और instruments उनको study करती है, और जो भी उससे related recommendations ज़रूरी है for the डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो वो रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड करती है टू द नेसेसरी मिनिस्ट्रीज, राइट. इट शैल एनकरेज NGOs एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसके अलावा NHRC उन सभी NGOs, उन सभी इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, आइदर ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन, चाइल्ड लेबरर्स, रेफ्यूजीज, माइग्रेंट वर्कर्स, एट्सेट्रा, राइट. NHRC has the power to recommend suitable steps to prevent the violation of human rights in India to both central as well as the state government. NHRC के पास ये भी पावर है कि वो necessary recommendations कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, ताकि जो भी अगर हमारे कंट्री में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं उसको रोका जा सके. NHRC submit an annual report to the President of India which is laid down before बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और NHRC अपनी एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है जो कि प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है और उससे पहले दोनों ही पार्लियामेंट हाउसेस में प्रेजेंट की जाती है, राइट. सो दीज वर द बेसिक और द मेन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ NHRC. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द इश्यूज विच आर टेकन अप बाय NHRC. तो जो बहुत कुछ मेजर इश्यूज़ हैं जिस पे NHRC काम करती है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए इट टेक्स द वेरियस स्टेप्स. सो दे आर रिलेटेड टू आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, चाइल्ड लेबर, कस्टोडियल टॉर्चर, violence and discrimination against women and children, sexual violence, LGBTQ community rights, SC, ST, disabled persons, minority issues, labor rights, etc. ये सारे की सेक्टर्स हैं या फील्ड्स हैं या इश्यूज हैं जिसके ऊपर NHRC takes the actions and works upon the same, right. ओके, सो हियर NHRC से रिलेटेड लास्ट हेडिंग है हमारी कि NHRC के कुछ लिमिटेशंस क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स क्या है, राइट. सो पहला है द रिकमेंडेशंस विच आर मेड बाय NHRC आर नॉट बाइंडिंग. देखो, ऑल्दो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन जो भी इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है. दूसरा, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय प्राइवेट पार्टीज़ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर NHRC जुरिसडिक्शन. ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है कि वो वायलेशंस विच आर डन बाय द प्राइवेट पार्टीज़ वो NHRC के जुरिसडिक्शन में कवर नहीं होते हैं, राइट. नेक्स्ट, NHRC हैज़ लिमिटेड जुरिसडिक्शन ओवर द केसेस रिलेटेड टू द आर्म फोर्स. और आर्म फोर्स से रिलेटेड जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस हैं उसके ऊपर बहुत ही लिमिटेड जुरिसडिक्शन रहता है, बिकॉज आर्म फोर्स रिलेटेड जो भी इशूज़ होते हैं उनके अलग कोर्ट्स होते हैं और उनमें वो डील होते हैं. सो दैट्स व्हाई NHRC हैज़ अ वेरी लिमिटेड जुरिसडिक्शन इन सच केसेस. Next, it doesn't cover the cases that are older than 1 year, that are anonymous or vague, that are frivolous, means that are not serious in nature and that are related to the service matters. तो इन सभी तरीके के केसेस को NHRC कंसिडर नहीं करता है. वो केस जो कि 1 साल से पुराना हो गया है, वो केस जिसकी क्लैरिटी नहीं है, वो केस जो कि सीरियस नेचर का नहीं है, वो केस जो कि सर्विस मैटर से रिलेटेड है, सो उसको NHRC कवर नहीं करता है. NHRC अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो फेस द इशूज़ लाइक, अब जैसे ये सब तो थे कि NHRC की वर्किंग के, फंक्शनिंग के ड्रॉबैक थे. अब ये है कि NHRC कुछ इश्यूज फेस करता है, लाइक द ओवरबर्डनिंग ऑफ केसेस,
insufficient fund, bureaucratic functioning style, etc. ये सारे केसेस है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस NHRC के ऊपर है. देयर इज ऑल्सो नीड कि ऑल्दो SHRC भी बन गया है, आपका ह्यूमन राइट्स कोड भी बना दी गई है, पर फिर भी देयर इज स्टिल अ ओवरबर्डनिंग ऑफ केसेस, तो उस पर भी काम करना ज़रूरी है. देयर इज़ अ नीड टू टेक द स्टेप्स ओवर दैट. प्लस सफिशिएंट फंड नहीं है ताकि वो और इफेक्टिव वे में वर्किंग कर सके. एंड कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग स्टाइल जो है उसके मेंबर्स का, चेयरपर्सन का, और द होल मैकेनिज्म ऑफ NHRC, दैट इज ऑल्सो सीम्स अ लॉट ऑफ टाइम इशू विच इज़ फेस्ड बाय NHRC एज अ होल. राइट. ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने NHRC कवर कर लिया है. आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बिल 2019. तो जो ओरिजिनल प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 है, उसमें एक अमेंडमेंट बिल लाया गया 2019 में, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 8 जुलाई 2019 इन लोकसभा. ये बिल लाने का क्या पर्पसेस थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या क्या अमेंडमेंट्स ये बिल इस एक्ट के अंदर लेकर आता है. सो वील सी दैट. So the bill amends the Protection of Human Rights Act 1993. It was passed by Lok Sabha on 19 July 2019 and by Rajya Sabha on 22nd July 2019. तो ये डेट्स आप याद रखना. 8 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया, 19 जुलाई को लोकसभा ने पास करा, एंड 22nd जुलाई को इट वॉज पास बाय राज्यसभा. अभी तक ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन रिसीव द फाइनल असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. वो अभी पेंडिंग है. राइट. So now let's see what are the certain changes that have been brought by the bill. So the chairperson of NHRC shall be a chief justice of Supreme Court or judge of Supreme Court. तो देखिए ओरिजिनली प्रोविज़न ये था कि NHRC के चेयरपर्सन वो पर्सन होंगे who has been a retired chief justice of India. But through this bill there has been an amendment कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो चेयरपर्सन बन सकते हैं. ही कैन बी अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ NHRC. तो पहला चेंज और मेजर चेंज ये आया है इसमें. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर शैल बी 3 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमेन. तो उन्होंने बोला है जैसे कि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था दैट 1 चेयरपर्सन प्लस 8 अदर मेंबर्स, है ना. 1 चेयरपर्सन प्लस 8 अदर मेंबर्स था, जिसमें से कि 4 आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं, 4 आपके डीम्ड मेंबर्स थे, है ना. तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसके अलावा 3 और मेंबर्स जो हैं वो भी अपॉइंट किए जाएंगे इन दिस कमीशन, जिसमें से कि दिस इज मस्ट दैट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन. एक महिला वुमेन होनी ही चाहिए कम से कम. ठीक है. मेजॉरिटी हो सकती है पर मिनिमम 1 मेंबर शुड बी अ वुमेन. The bill provides including the chairpersons of the following in the ex officio members. तो जो भी 3 नए members ऐड करने हैं, so they shall be the chairpersons जो कि ex officio members है किन किन कमीशन के. So the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Protection of Child Rights and the Chief Commissioner for the Persons of Disability. So इन 3 commissions के जो chairperson है they shall be the ex officio member or the deemed member of NHRC. ठीक है. So ये नया amendment जो है लाने के लिए ये bill introduce किया गया है. Also there is one more point that it reduces the term of office to 3 years or till the age of 70 years whichever is earlier. तो जो कि चेयरपर्सन और मेंबर्स की जो टेन्योर है इट वाज 5 years. तो इस बिल के थ्रू प्रपोज किया गया है उनकी टेन्योर को कम करने का. इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 3 years. अब 3 साल का उन लोग का टेन्योर हो वर्किंग ऑफ ऑफिस, या फिर बाय द टाइम दे अटेन द एज ऑफ 70 years विच एवर इज़ अर्लियर. ठीक है. जो भी पहले अटेन होता है. तो ये सारे चेंजेस प्रपोज करता है ये बिल. एज सुन एज इट गेट्स असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इट विल बी कन्वर्ट टू द एक्ट, और फिर ये चेंजेस जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे हमारे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में. क्लियर. चलिए, तो ये आई थॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और रिसेंटली जो एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस या अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं. चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. So State Human Rights Commission is provided under Chapter 5 of the Act set up in the state for the protection of human rights. तो जैसे कि नेशनल लेवल पे द कमीशन इज़ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसी सेम बेस पे हर स्टेट में सेटअप करने के लिए हमारा स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रोविज़न जो है वो इस एक्ट के चैप्टर 5 में प्रोवाइडेड है. पर्पस वही है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है. स्टेट के अंदर जितने भी अगर कोई भी वायलेशन अराइज हो रहा है ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो उसमें
क्विक जस्टिस इंश्योर करने के लिए और उसमें रेगुलेटरी इंश्योर करने के लिए द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन SHRC आर बीइंग सेट अप. About 26 states have constituted SHRC through the official notification. अब तक out of 28 states, 26 states ने अपने states के अंदर SHRC establish कर ली है, constitute कर ली है through the official notifications, right? It inquire into violation of human rights only in respect of subjects which are mentioned in state list and concurrent list of 7th schedule. ये जानना ज़रूरी है कि जो SHRC है उनका jurisdiction limited है to only those subjects जो कि either state list या फिर concurrent list में provided हैं of the 7th schedule. उसके जो भी subject matter है उससे related जो भी कोई तरीके का human right violation हो रहा है उसको deal करेगा, उसमें inquiry करेगा SHRC, right? The central government may confer upon the SHRC the functions relating to union territories except the Union Territory of Delhi as Delhi is dealt by NHRC. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो SHRC के ऊपर किसी और यूटी की कोई केसेस की इंक्वायरी या कोई और वायलेशन से रिलेटेड इशू जो है वो उसको डील करने का जो पावर है वो SHRC के पे कन्फर कर दे. SHRC के पास फंक्शन होगा कि वो उसके नियर बाय जो भी यूटी आ रही है, यूनियन टेरिटरी आ रही है, उसके भी केसेस को डील करे रिगार्ड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. लेकिन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इंक्लूड नहीं होगा इस प्रोविजन में, बिकॉज जो दिल्ली है वो NHRC के अंदर कवर होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राइट. सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ SHRC. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. अब हम लोग कॉम्पोजिशन देख लेते हैं. सो इन SHRC देयर इज़ 1 chairperson एंड 2 members. तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 अन्य मेंबर्स होते हैं. चेयरपर्सन कौन होंगे? सो ही शैल बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ हाई कोर्ट. क्योंकि स्टेट की बात है तो हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है वो चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट होंगे. The other members shall be a serving or a retired judge of high court or a district judge in the state with having 7 years of experience. तो members या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के सर्विंग जज या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, राइट. तो दोज पर्सन्स कैन बी अपॉइंटेड एज द मेंबर्स ऑफ SHRC, राइट. अभी अपॉइंट कैसे होते हैं? सो अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर डन बाय अ गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी. तो जैसे कि NHRC के में भी एक कमिटी था, देयर वाज अ सेलेक्ट कमिटी जिसमें मेंबर्स थे, वो डिसाइड करते थे और रिकमेंडेशन देते थे टू द प्रेसिडेंट. इन द सेम वे, पैरेलल वे, यहाँ पे भी एक कमिटी है जो सेटअप की जाती है फॉर अपॉइंटमेंट पर्पसेस. वो अपने रिकमेंडेशंस देती है टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट. इस कमिटी में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं पर्सन? सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्टेट होम मिनिस्टर, the leader of opposition in legislative assembly, the chairperson of council legislative council and the leader of opposition in legislative council. बिल्कुल सेम है जैसे कि वहाँ पे PM थे तो यहाँ पे CM है, वहाँ पे कंट्री के होम मिनिस्टर है, यहाँ पे स्टेट के होम मिनिस्टर, वहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे ऑपोजिशन लीडर इन लोकसभा, यहाँ पे ऑपोजिशन लीडर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यहाँ पे चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. बिल्कुल सेम है, बस आपके डेजिग्नेटेड नेम्स डिफरेंट है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट समझ में आ गया होगा. टेन्योर की बात करें सो SHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स का टेन्योर रहता है 3 साल तक का. 3 साल तक दे होल्ड द ऑफिस और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 years विच एवर इज अर्लियर. या फिर अगर उनका 70 years का एज हो गया है 3 साल के टेन्योर से पहले ही, तो वो जैसे ही 70 years की एज अटेन करते हैं ही विल हैव टू लीव द ऑफिस, ठीक है. एंड द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ SHRC आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. वो एक नेक्स्ट टेन्योर के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल है, राइट. रिमूवल की बात करें सो द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ SHRC कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स ऑफ NHRC. तो जिस ढंग से, जिस तरीके से, जिन ग्राउंड्स पे NHRC के मेंबर्स और चेयरपर्सन रिमूव होते हैं, तो वो जो ग्राउंड्स होते हैं उनके सेम ग्राउंड्स पर ही प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो SHRC के भी चेयरपर्सन और मेंबर्स को रिमूव कर सकते हैं. क्या क्या ग्राउंड्स थे? जैसे कि अगर इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम इन्फॉर्मिटी और इफ़ ही इज़ अनसाउंड, इफ़ ही इज़ गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, इफ़ ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो ये सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे प्रेसिडेंट में रिमूव द चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ SHRC, राइट. The salaries, allowances and other conditions of service of chairperson or members are determined by the state government. और SHRC के चेयरपर्सन और मेंबर्स की क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगे और सर्विस के क्या क्या कंडीशंस रहेंगे, ये सभी चीज़ें
उस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करती है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग। सो इट हैज़ अ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। कैसे SHRC काम करेगी, हाउ द फंक्शंस, हाउ द मेंबर्स विल बी वर्किंग, व्हाट आर देयर ऑफिसेज, जो भी चीज़ें हैं उनके प्रोसीजर की, इंक्वायरी प्रोसीजर हो गया या कोई कंप्लेंट चाहिए उसका प्रोसीजर हो गया, तो वो सब चीज़ें रेगुलेट करने का जो भी प्रोसीजर्स है, तो वो सब उनको रेगुलेट करने का जो पावर है वो SHRC के खुद के पास होता है। वो अपने रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स, कोड्स वो खुद बनाते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। ऑल्सो इट हैज़ अ पावर ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर। तो जो पावर्स एक सिविल कोड के पास प्रोवाइडेड होती हैं CPC के विद इन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के विद इन, वो सेम पावर्स जो है वो SHRC के पास होती है। इट हैज़ अ पावर्स ऑफ सिविल कोड। ऑल्सो जो SHRC की प्रोसीडिंग्स होती हैं दे आर हैविंग द वैल्यू ऑफ अ जुडिशियल कैरेक्टर, राइट। It is empowered to utilize the services of any officer or investigation agency of a state government or central government. इसके अलावा during the process of their working, if needed, तो वो empowered है कि state government या central government की किसी investigation agency या किसी investigation officer की जो services हैं वो उनको utilize कर सकती है while performing their functions, powers and duties, right? It is empowered to do so. And it is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the date on which the act constituting violation of human rights. वो सारे केसेस जो कि 1 साल पुराने हो गए हैं, मतलब किसी के साथ वायलेशन हुआ ऑफ हिज ह्यूमन राइट, फॉर एग्जांपल एक वुमेन को टॉर्चर किया गया, उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, लेकिन वो केस 1 साल तक सामने नहीं आया, एंड आफ्टर द पासिंग ऑफ 1 ईयर वो SHRC के पास जाता है, राइट, सो अ कंप्लेंट, तो फिर SHRC इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू दैट मैटर, क्योंकि वो 1 साल से एक्सपायर हो चुका है फ्रॉम दैट डेट, ठीक है। तो ये एक डीमेरिट कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं। द सेम लिमिटेशन इट वॉज फेस्ड बाय NHRC की भी लिमिटेशन में पड़ा था कि इट डजंट डील विद द केसेस विच इज़ ओल्डर देन 1 ईयर, राइट। सो डू रिमेंबर दिस थिंग। तो ये हो गया जनरल वर्किंग, क्या क्या पावर्स रहती हैं एंड क्या करने का पावर नहीं है। नाउ व्हाट आर सर्टेन स्टेप्स टेकन अप ड्यूरिंग और अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। तो जब इंक्वायरी चल रही होती है, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, सो व्हाट आर द होल स्टेप्स टेकन अप बाय SHRC। सो इट मे रिकमेंड द स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन और डैमेजेस टू विक्टिम्स, की जैसे भी पूरी इंक्वायरी हुई इसमें जो भी कंक्लूजन निकलता है, सो अकॉर्डिंगली SHRC जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या और जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको रिकमेंडेशंस देंगे कि जो विक्टिम है उसने जो भी सफरिंग्स फेस की हैं उसके इक्विवेलेंट या अकॉर्डिंगली उसका जो भी कॉम्पनसेशन है, जो भी डैमेजेस है, वो पेमेंट में उसको प्रोवाइड किया जाए, राइट। ऑल्सो इट में रिकमेंड स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ इमीडिएट इंटरिम रिलीफ टू द विक्टिम। जो भी एक इमीडिएट इंटरिम रिलीफ पॉसिबल है एज पर द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, वो उस विक्टिम को अलॉट कराए जाए। ये रिकमेंडेशंस भी SHRC करता है टू द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्सो इट में अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ स्टेट फॉर नेसेसरी डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स। और इसके अलावा SHRC जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं जो भी नेसेसरी डायरेक्शंस चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए रिट्स के लिए। सो it is empowered or that it may approach the High Court or Supreme Court during his inquiry or after the completion of the inquiry, right. The commission submit its annual or special reports to the state government. These reports are laid down before the state legislature. जैसे इट सेम एज NHRC, जैसे NHRC अपनी फाइनल एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है, इन द सेम वे कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एक एनुअल रिपोर्ट्स और जो भी इन मीन वाइल स्पेशल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो सबमिट करती है टू द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सच रिपोर्ट्स आर लेड डाउन बिफोर द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. सो दिस इज द होल प्रोसेस इन वर्किंग एंड aspects of SHRC. I hope it's being clear. Functions की बात करें, so functions are all similar as that of the NHRC. जैसे NHRC के functions थे इंक्वायरी करना या either suo moto या किसी की complaints पे, या फिर campaigns hold कराना, NGOs को empower करना, इस तरीके के जो भी functions NHRC के से थे, they are all similar जो SHRC परफॉर्म करता है, राइट. सो विद दिस पॉइंट हियर हम लोग स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है. लास्ट टॉपिक है अब हमारा इस लेक्चर का, दैट इज द ह्यूमन राइट्स कोड. So Chapter 6 of the Protection of Human Rights Act 1993, comprising of Section 30 and 31, makes the provision relating to the creation of human rights court in each district. So basically
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट का चैप्टर 6 जो कि सेक्शन 30 और 31 स्पेसिफिकली बात करता है ह्यूमन राइट्स कोड के क्रिएशन की, उसके प्रोविजंस की, कि देयर शुड बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कोड इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स कोड स्टेब्लिश की जाए. द पर्पस ऑफ स्टेब्लिशिंग द ह्यूमन राइट्स is to provide the speedy trial of offences arising out of the violation of human rights. इसको establish करने का मेजर पर्पस क्या है कि जो भी वायलेशन अराइज हो रहा है इन ईच डिस्ट्रिक्ट उसमें एक स्पीडी ट्रायल इंश्योर किया जा सके. बिकॉज NHRC के नीचे जो सेकेंड अथॉरिटी था दैट वाज SHRC, और SHRC पूरे स्टेट के इश्यूज़ को डील कर रहा था. तो कहीं ना कहीं अगर एक किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में कुछ इशू होता है, कोई किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो वो SHRC तक पहुँचने में डिले होना बहुत पॉसिबिलिटी है, राइट. तो टू फिल दैट गैप ह्यूमन राइट्स कोड का इस्टेब्लिशमेंट किया गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स कोड हो, ताकि वो जो गैप है वो फिल हो सके, और कोई भी तरीके का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो उसमें स्पीडी ट्रायल इंश्योर किया जा सके. तो इसके दो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 30 और सेक्शन 31. लेट्स सी बोथ ऑफ देम. सेक्शन 30 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट स्टेट्स दैट, सेक्शन 30 क्या कहता है, टू प्रोवाइड द स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द स्टेट गवर्नमेंट with consultants of Chief Justice of High Court may by notification specify for each district a code of session to be the human rights code to try the offences. क्या बोला इन्होंने कि स्पीडी ट्रायल इंश्योर करने के लिए इन द केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट के, उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके चीज़ों को डिस्कस करके थ्रू नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर सकती है कि स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में जो कोड ऑफ सेशंस हैं दे शैल बी द ह्यूमन राइट्स कोड इन ऑर्डर टू ट्राई द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है, जो कोड ऑफ सेशंस है, सेशन कोड्स हैं, दे विल बी डीम्ड एज अ ह्यूमन राइट्स कोड. अलग से नहीं बना रहे हैं, कोड ऑफ सेशन को ही ह्यूमन राइट्स कोड कंसिडर किया जाएगा वाइल it tries the offences of the violation of human rights. Clear? But this provision shall not be applied if, लेकिन दो conditions में ये provision apply नहीं होगा. पहला, if a code of session is already specified as a special code, अगर code of session already as a special code specified है in that district, then this provision won't work, and the special code is already constituted for such offence under any other law for the timing in force. या फिर जब एक स्पेशल कोर्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है इस एक्ट के द्वारा नहीं पर किसी और लॉ के द्वारा फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स जो कि उस वक्त एप्लीकेबल था, उसमें किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के ऑफेंसेस को ट्रायल करने के लिए, डील करने के लिए ऑलरेडी उस एक्ट के विदिन, उस लॉ के विदिन एक स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है उस डिस्ट्रिक्ट में. तो ऐसे सिचुएशन में भी सेक्शन 30 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और लास्ट प्रोविजन सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल प्रोसिक्यूटर फॉर ह्यूमन राइट्स कोड. दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो जो पर्सन the person who will sit for dealing the human rights court cases, तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. और कौन बन सकता है स्पेशल प्रोसिक्यूटर? द स्पेशल प्रोसिक्यूटर शुड बी एन एडवोकेट हु हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर नॉट लेस देन 7 years. जो कि 7 साल का एक्सपीरियंस हो जिस पर्सन के पास, इस एडवोकेट के पास, ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर फॉर द ह्यूमन राइट्स कोर्ट. His function is to conduct the cases in the court. जो भी कोर्ट में केसेस आ रहे हैं उनको कंडक्ट करना, उनको डील करना और उनमें स्पीडी ट्रायल इंश्योर कराना. दिस विल बी द मेन फंक्शन ऑफ द स्पेशल प्रोसिक्यूटर. एंड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर डन विद दिस लेक्चर. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, इसलिए हो सकता है लंबा हो गया है लेक्चर थोड़ा सा, बट आई थिंक इट इज़ ऑल वर्थ बिकॉज एवरी सिंगल पॉइंट, एवरी सिंगल लाइन वी हैव डिस्कस्ड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल whosoever is here for learning point of view, right? अगर आप लोगों ने ये लेक्चर ह्यूमन राइट्स कमीशन को इन डेप्थ जानने के लिए, इसके एक एक एस्पेक्ट को जानने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानने के लिए देख रहे हैं या आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रही है, मैं ये मानती हूँ. और आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स या किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या हमारी ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दोनों के ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. कोई डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछना, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछना. ठीक है, एंड वीडियो कैसा लगा ये भी बताना कमेंट बॉक्स में. आई विल मीट यू
I'll be back soon with another lecture. Till then, everyone, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.